हाँ भाई शक्ति, क्या हाल है? बस बढ़िया यार। हाँ, करेक्शन तो चल ही रही है मार्केट में। क्या क्या कह रहा है? निफ्टी 12,000 तक जाएगा? क्या आपको भी यही लगता है? इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ूं दोस्तों, अगर आप अभी भी साइड लाइन पे बैठे हुए थे, आप सोच रहे थे मार्केट में जब फिर से करेक्शन आएगी तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो अगर अभी तक आपने अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जीरोधा के साथ अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। और हमारा एक ऑफर भी चल रहा है, फ्री में मुझसे 1-to-1 डिस्कशन, 15 वीडियो का कोर्स आपको मिलेगा, पीडीएफ, हमारी चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ में अगर आप इंटरेस्टेड है तो इन्वेस्ट टू मेंबरशिप पर भी आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जीरोधा के साथ अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना यूजर आईडी जैसे अकाउंट ओपन होता है कर दीजिए। ये ऑफर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हम अपने टेलीग्राम पे बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। मैं हूँ आपका दोस्त हैरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या मार्केट में गिरावट और गहरा सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको भी ये बात पता है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, और दो ही लोग मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या तो वो भगवान होगा या फिर लायर। जी हाँ दोस्तों, प्रिडिक्शन करने से बेटर है कि हम अपने आप को प्रिपेयर रखें, और मार्केट कितनी गिर सकती है इससे बेटर रहेगा कि हम उन कारणों को ढूंढें जिनकी वजह से मार्केट में गिरावट आ रही है। तो आज की वीडियो में हम उन सब कारणों पर बात करेंगे। इसमें से कुछ कारण आपको पता है, लेकिन फिर भी डॉट्स को कनेक्ट करते हुए मैं आपसे वो सारे कारण पे डिस्कशन करूंगा जिनके कारण मार्केट में गिरावट आ रही है। अगर आप देखेंगे मार्केट की रिसेंट करेक्शन को, तो 4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये करेक्शन आ रही है। उन पर एक एक करके बात करेंगे, फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रीज़न टेम्परेरी है या फिर परमानेंट जो बुल रन चल रहा था उसको ये डैमेज कर देंगे। तो एक एक करके पहले कारणों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण, एफआईआईज की सेलिंग। क्या आपको पता है एफआईआईज की एनएससी लिस्टेड कंपनीज में होल्डिंग अभी अपने ऑल टाइम लो पर चल रही है 20% पर, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है, जो एनएससी लिस्टेड कंपनीज में लगभग 7.4% तक पहुंच गई है। ये ऑल टाइम हाई के नंबर है। वहीं एफआईआईज की सेलिंग के नंबर, जो मैंने आपको 20% का नंबर बताया, ये ऑल टाइम लो का नंबर है। अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो एफआईआईज पिछले 12 महीने में लगभग 2,75,000 करोड़ कैश मार्केट में सेलिंग कर चुके हैं। तो इतना बड़ा नंबर उनकी तरफ से निकल के आ रहा है। एफआईआईज की सेलिंग का अगर सबसे पहला रीज़न आप देखेंगे तो वो है राइजिंग बॉन्ड यील्ड। लगातार जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से इक्विटी उतने सुपीरियर रिटर्न आने वाले टाइम में नहीं दे पाएगी एज कंपेयर टू बॉन्ड। तो सेफ हेवंस में ट्रांसफर हो रहा है उनका पैसा। तो एफआईआईज की सेलिंग का पहला रीज़न तो हुआ बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। दूसरा रीज़न है, अब जब डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे यूएस, यूके में इतनी करेक्शन चल रही है, तो उनको उन मार्केट का ज़्यादा आइडिया, जैसे हमें इंडियन मार्केट का ज़्यादा आइडिया है। तो अगर वहाँ पर उनको अच्छे मौके मिल रहे हैं तो एफआईआईज यहाँ से बेच के अपनी मार्केट में, लोकल मार्केट में पैसे को लगाएंगे। ये भी एक रीज़न है जो एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं। साथ में दोस्तों, क्रूड ऑयल जो बढ़ रहा है उसके चलते कुछ ईटीएफ जो एमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये क्लियर मैंडेट है कि क्रूड का बढ़ना एमर्जिंग मार्केट के लिए बेहतर नहीं है। तो इसलिए उनकी तरफ से ईटीएफ्स के थ्रू सेलिंग आ रही है, और जब ईटीएफ्स के थ्रू सेलिंग आ रही है तो इमर्जिंग मार्केट में इंडिया भी आता है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया से भी पैसा निकल रहा है। और एक और बड़ा कारण है, वो है इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है। अगर यूएस मार्केट को देखेंगे, यूके मार्केट को देखेंगे, तो ग्लोबल मार्केट को रिसेंट टाइम में इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है। अगर आप नेस्डेक से ही कंपेयर कर लीजिए तो नेस्डेक में अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 25% की करेक्शन आ गई है, जबकि निफ्टी ने सिर्फ अभी अपने ऑल टाइम हाई से 12%, 12% की करेक्शन दिखाई है। तो कहाँ 25% और कहाँ 12%। तो इसलिए भी अभी मैं आपको बोल रहा था कि जब यूएस मार्केट में अट्रैक्टिव लेवल ज़्यादा बेटर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और उस पैसे को वो होपफुली डिप्लॉय करेंगे अपनी खुद की कंट्री में। साथ में एफआईआईज के मन में रिसेशन का भी डर है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार ग्लोबल सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो ये हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट ना हो जाए और उसकी वजह से रिसेशन ना आ जाए, ग्लोबल रिसेशन ना आ जाए। अभी रिसेंटली यूके ने भी अनाउंसमेंट किया है कि हम ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, जहां जहां एफआईआईज की बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, 20% से ऊपर की होल्डिंग है, उन स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। अगर सेक्टर की बात करेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर और आईटी सेक्टर में उनकी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग थी,
वहाँ के स्टॉक्स में भर भर के करेक्शन हुई है, और इंडिविजुअल मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में जहाँ पर उनकी होल्डिंग ज़्यादा थी वहाँ पर भी ठीक ठाक पिटाई देखने को मिली है एफआईआईज़ की सेलिंग की वजह से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे ऐसे फैक्टर पर जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन चल रही है, और वो है ग्लोबल लेवल पे सेंट्रल बैंक्स हर कंट्री के इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का डर उन्हें सता रहा है। इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कुछ कंट्रीज़ में। श्रीलंका जैसी कंट्री में आप देखेंगे वहाँ से स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वहीं यूएस जैसी कंट्री में भी 8% के करीब इन्फ्लेशन पहुँच गई है। इंडिया में भी 7% इन्फ्लेशन पहुँच गई है, और इसके लिए आरबीआई ने तो एकदम सडनली डिसीजन लिया रेट हाइक करने का 40 बेसिस पॉइंट से। तो ये सडन डिसीजन जो हो रहे हैं वो भी मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो थर्ड नंबर का रीज़न है वो आता दिखेगा, और वो है इजी मनी, फ्री मनी, ये आपको जाती दिखेंगी। लिक्विडिटी मार्केट में जो रैली ला रही थी वो लिक्विडिटी अब हटती दिखेगी। अब तक मार्केट के करेक्शन जो नहीं दिखाया था दिसंबर 2021 तक, दिसंबर 2021 तक मार्केट ने जो करेक्शन नहीं दिखाया था उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि लिक्विडिटी कहीं भी गई नहीं थी। लेकिन अब जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक रेट हाइक कर रहे हैं, बैलेंस शीट को फेड ने बोला है कि वो अपने असेट्स जो कॉर्पोरेट बाइंग उन्होंने की थी कोविड के टाइम पे सपोर्ट करने के लिए मार्केट को, वो सेल करते दिखेंगे बैलेंस शीट से। तो ये कुछ कारण है, जब लिक्विडिटी स्क्वीज होगी तो उसकी वजह से मार्केट में जो रैली आई थी वो आपको जाती दिखेगी या टेम्परेरी बेसिस पे रुकती दिखेगी। और ये लगातार रेट हाइक का सिलसिला भी शुरू हुआ है, ये रुकने वाला नहीं है। लगातार सेंट्रल बैंक्स बोल रहे हैं कि लगातार उनको रेट हाइक करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। उनको इन्फ्लेशन को ज़्यादा महत्व देना है अभी के टाइम पे। ग्रोथ कंट्री ऑलरेडी ठीक ठाक कर रही हैं, तो ग्रोथ पे अभी उनका फोकस नहीं है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में उनका फोकस है। अब बढ़ते लास्ट फोर्थ फैक्टर की ओर। इसके बाद देखेंगे ये फैक्टर टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो फोर्थ फैक्टर है दोस्तों, जो लगातार रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब इसके पीछे के रीज़न जानने की आप कोशिश करेंगे कि ये रॉ मटेरियल कॉस्ट इतनी क्यों बढ़ रही है, कमोडिटी प्राइसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सप्लाई साइड पर डिसरप्शन है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है जैसा कि आपको पता है, तो इस वॉर की वजह से डिसरप्शन है। साथ साथ चाइना में लगातार लॉकडाउन लग रहे हैं, कोविड फिर से वहाँ पर फैल रहा है, उस वजह से भी सप्लाई साइड पर डिसरप्शन आया हुआ है। और क्रूड के बढ़ने से भी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसको बढ़ता आप देख रहे हैं। तो ये कुछ कारण है कि रिसेंटली कुछ कंपनियों ने रिजल्ट भी दिए हैं, वहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ तो ठीक ठाक दिखी है, लेकिन आपको मार्जिन फ्रंट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ 4 बड़े कारण थे जिनकी वजह से मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है, और ये गिरावट आगे भी गहरा सकती है। अब यहाँ से हमें ये समझना होगा कि क्या ये परमानेंट है, ये डैमेज कर देंगे बुल रन को। तो सबसे पहला कारण जो मैंने आपसे डिस्कस किया था एफआईआईज़ की सेलिंग, वो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। एफआईआईज़ इंडिया पे हमेशा से बुलिश रहे हैं। अभी एक टेम्परेरी रीज़न जो मैंने आपको बताया उसकी वजह से वो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो वापस आएंगे और उन्हीं स्टॉक्स में ज़्यादा रैली आएगी, चाहे फिर फाइनेंशियल्स की बात करो या आईटी की बात करो जहां पर उनकी पहले होल्डिंग थी। एफआईआईज़ की एक खास बात है दोस्तों, जब वो सेल करते हैं तो देखते नहीं है किस लेवल पे वो सेल कर रहे हैं, और इनका पैटर्न सेम रहता है जब वो बाय करते हैं। तो जब वो बाय करने वापस आएंगे मार्केट में तो हर स्टॉक आपको दिखेगा जहां पर एफआईआईज़ की होल्डिंग ज़्यादा है उसके प्राइस आपको बढ़ते दिखेंगे। तो एफआईआईज़ की सेलिंग टेम्परेरी है, इसको परमानेंट ना समझे। नंबर 2 पॉइंट था इंटरेस्ट रेट का हाइक होना, जो सेंट्रल बैंक लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाते दिखेंगे आगे भी। तो ये एक सिक्लिकल है, ये साइकिल चलती है, लगातार वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, फिर इकोनॉमी की ग्रोथ को देखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रेट वापस से डाउन होते भी दिखेंगे आपको, तो वो साइकिल में ट्रेंड करेगा। नेक्स्ट आता है कि लिक्विडिटी फिर से मार्केट में आएगी कि नहीं आएगी। तो जैसे जैसे साइकिल डाउन ट्रेंड में आएगा और सेंट्रल बैंक्स फिर से इंटरेस्ट रेट एक बार बढ़ाने के बाद घटाते दिखेंगे, तो लिक्विडिटी का जाना और लिक्विडिटी का आना भी थोड़ा सिक्लिकल रहेगा, सेंट्रल बैंक्स के डिसीजन पे डिपेंड करेगा ये। अब आता है फोर्थ फैक्टर, क्या वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना। तो आरएम कॉस्ट का बढ़ना भी बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, ये भी आपको दिखेगा जब ग्लोबल लेवल पे वार की सिचुएशन हट जाएगी, रिसेशन का खतरा नहीं रहेगा, कोविड की वजह से जो चाइना जैसी कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शन लग रही है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, तो फिर आप देखोगे कि कमोडिटी प्राइसेस भी कूल ऑफ हो जाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चारों फैक्टर जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ रही है, ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। तो बुल रन बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, और इंडिया जैसी कंट्री में ग्रोथ बहुत हाई स्पीड से आ सकती है अगले 5 से 10 साल में। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्या इस करेक्शन के बाद जब ये करेक्शन थमेगी, मार्केट कहीं ना कहीं तो बॉटम बनाएगी, तो क्या मार्केट में फिर शार्प रिकवरी आएगी? तो उसके चांस कम है, क्योंकि ये जो साइकिल के हिसाब से सेंट्रल बैंक डिसीजन लेंगे वो
अभी टाइम लगेगा, 12 महीने लग जाएंगे इनको लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक करने में, लिक्विडिटी भी धीरे धीरे मार्केट से कम होती रहेगी। तो एकदम से शार्प मार्केट में रिकवरी आप एक्सपेक्ट ना करें। हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए या यहाँ से और करेक्शन दिखाए, लेकिन जितने भी कारण मैंने आपसे डिस्कस किए उनसे साफ दिखता है कि कोई शार्प बाउंस बैक मार्केट में नहीं आ सकता, शार्प रिकवरी मार्केट में नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये बेस्ट टाइम है जब मार्केट बियर फेज से गुजर रहा है, क्योंकि जब भी किसी इंडेक्स में 20% से ज़्यादा की करेक्शन आती है तो हम उससे बोलते हैं मार्केट बियर फेज में एंटर कर चुकी है। तो नेस्डैक के हिसाब से तो यूएस मार्केट बियर फेज में एंटर कर चुकी है। तो इंडियन मार्केट अभी भी 12% करेक्ट हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, तो यहाँ पर अभी भी बियर फेज स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि धीरे धीरे करेक्शन और गहरा सकती है। तो जब मार्केट करेक्शन करे या फिर कंसोलिडेट करे, यानी कि बियर फेज से मार्केट जब गुजर रहा हो, तो वो बेस्ट टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए धीरे धीरे करके अपने कैश को डिप्लॉय करने का। तो इन मौकों को बिल्कुल भी मिस मत करना, मार्केट की करेक्शन को अपनी कंपनीज को समझने के बाद धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट लगातार आप करते रहना। ये मौके आपको तब बेटर रिटर्न देंगे जब मार्केट फिर से एक तरफा बुल रन दिखाएगा, और जितने भी ये टेम्परेरी रीजन है ये गायब होते दिखेंगे, तो फिर आपकी बढ़िया वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जब लगातार इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन बढ़ती जा रही है तो किन स्टॉक्स में, किन सेक्टर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं चैनल पे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।